तो बच्चों लोग, इस क्लास का मेन हमारा मोटो रहेगा कि आप जब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन नहीं पता होगा तो आप बैलेंस कैसे करोगे, तो कुछ 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 रिएक्शन को आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ बेस रिएक्शन को लिखा हूँ, मतलब कुछ जो रिएक्शन जो कॉमन ऑकर करता है उसमें लिखा हूँ, आपको बस इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके देता है आपको मेटल ऑक्साइड। क्या देता है बच्चों लोग? मेटल ऑक्साइड देता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं कोई मेटल है और उसमें डाल रहे हैं वाटर में, उसको वाटर में डाल दिए तो बनता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? इसमें कौन कौन सा मेटल होगा तो आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे होने के लिए, यानी जो रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए, ठीक है, आपका जो मेटल होना चाहिए ग्रुप 1 का। कहाँ का? ग्रुप 1 का। ठीक, या फिर ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 में भी क्या है, आपका बेरिलियम जो है, बेरिलियम नहीं होना चाहिए, मतलब बी नहीं होगा। ग्रुप 2 में एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। और अगर मैग्नीशियम होगा भी तो ग्रुप 2 में अगर मैग्नीशियम को आप लेते हो तो वहाँ पे वाटर होना चाहिए हॉट। ठीक है, अगर मैग्नीशियम होगा, अगर Mg होगा तो आपका H2O होना चाहिए हॉट, यानी ये हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तभी रेट करेगा। कोल्ड वाटर से रेट नहीं करता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रेट नहीं करेगा। तो ये आपको दो चीज सोचना है, बेरिलियम रेट नहीं करेगा, मैग्नीशियम रेट करेगा, तो क्या होगा, वाटर का स्टेट हॉट होना चाहिए तभी रेट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आप दिमाग में सेट करके इस इक्वेशन को आपको सोचना है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल प्लस H2O गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये कब होगा जब आपका मेटल होगा ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में बेरिलियम नहीं होगा, और अगर मैग्नीशियम होगा तो वाटर का ही होगा, वो वाटर बॉइलिंग होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होता है कि जो ग्रुप 1, ध्यान देना, आपको ये बात पता होगा कि जो ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या क्या होता है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट, ध्यान देना, ग्रुप 1 का एलिमेंट मैं लिखा हूं नीचे, क्या लिखा हूं नीचे पे, चलो। ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या है चलो? तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है, देखो ग्रुप 2 में यहाँ पे बेरिलियम को हम हटा दिए हैं, क्योंकि बेरिलियम मैं बोला रेट नहीं करेगा। मैग्नीशियम अगर रेट करेगा तो मैग्नीशियम के लिए वाटर क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक, ये होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अगर मेटल प्लस स्टीम होगा, मेटल प्लस स्टीम मतलब वाटर का वेपर, तो मेटल प्लस स्टीम होगा तो क्या होगा चलो? तो मेटल प्लस स्टीम होगा तो ध्यान देना, तो उसके समय बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये कब बनेगा? जब आपका मेटल जो है, मेटल का जो रिएक्टिविटी होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा और मैग्नीशियम से कम होगा, मतलब मैग्नीशियम से पीछे होना चाहिए। यानी मैग्नीशियम से पीछे होने का मतलब है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट होता तो ऊपर की तरह रेट करता। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट होता तो मेटल प्लस हाइड्रोजन, वाटर क्या देता, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 देता, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 देता। और अगर मैग्नीशियम से नीचे का एलिमेंट होगा, रिलेटिविटी चार्ट में अगर मैग्नीशियम से नीचे हो और हाइड्रोजन से ऊपर हो, तो उसके समय क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के बदले क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली और बात करता हूँ मेटल प्लस एसिड कैसे रेट करता है। तो मेटल प्लस एसिड कैसे रेट करेगा, तो ध्यान देना, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, बट ऐसा होने के लिए आपका जो मेटल का रिएक्टिविटी है, वो हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा चलो, वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं हम मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड पे क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेटल तो ये जो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, इस केस में फिर से जो मेटल होगा, मेटल का जो रिएक्टिविटी होगा वो हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, यानी यहाँ से बिलोंग करेगा,
यहाँ यानी मेटल का जो रिएक्टिविटी होगा वो हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, हाइड्रोजन से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑकर करेगा, नहीं तो ऑकर नहीं करेगा। ठीक, उसका ध्यान देना। अगर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हो तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, इस केस में बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कब बनता है? जब आपका मेटल मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव हो या टिल मैग्नीशियम तक, यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब जो रहेगा, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सब रहेगा, तो ये सब के साथ ऐसा हो सकता है। यानी इस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए जो मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है उसका रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम तक होना चाहिए, मैग्नीशियम से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ये रिएक्शन ऑकर हो सकता है। और ध्यान देना, अगर आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड क्या होता है? तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड क्या देगा? सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर बात करते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या होगा? तो फिर से क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। और हम बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, तो उसमें क्या होगा? फिर से होगा सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा, CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। तो ये आपके पास ये 3 रिएक्शन और मैं ऐड कर दिया आपके लिए। ठीक, अब 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान देना, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको याद रखना आप लोग। मेटल जनरली बेस से रिएक्ट नहीं करता, बट कुछ मेटल बेस से रिएक्ट करेगा। कुछ मेटल को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, जो बेस से रिएक्शन दिखाएगा, जो बेस से रिएक्शन दिखाता है। तो 2 आपके लिए कॉमन है जो मैं बता रहा हूं आपको, एक होता है जिंक और एक अल्युमिनियम। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जिंक और अल्युमिनियम को बोला गया है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चे लोग? ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो एम्फोटेरिक होगा, इसका मतलब क्या होगा? एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बच्चों लोग क्या करेगा? ये बेस से भी ऐसा रिएक्शन होता है, ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसका बेस से रिएक्शन क्या होगा? तो ध्यान देना, जिंक प्लस NH क्या होता है? तो बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पे याद रखना है। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं अल्युमिनियम का, तो अल्युमिनियम प्लस NH क्या होगा? तो आप या तो इसको याद कर लो, ठीक है, Na3LO3 प्लस H2 बनेगा, या तो आप नीचे वाले को याद कर लो, NaLO2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा बैलेंस करने के लिए आसान ये वाला होता है, ऊपर वाला। तो बैलेंसिंग के हिसाब से देखोगे, दोनों से आपका रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो हम इसको याद करने से क्या होगा? मेरा बैलेंसिंग फटाफट हो जाएगा। ठीक है, बट ये बुक्स में नहीं लिखा रहता, बुक्स में नीचे वाला यूज करेगा, या बुक्स में और भी कुछ लिखा रहता है, उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, बट ऊपर वाले से क्या होगा? आपका क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट बन जाएगा ऊपर वाले से। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बुक्स में Na3LO3 नहीं लिखा रहता है। ठीक है, उसमें या तो लिखा रहेगा NaLO2 लिखा रहेगा। अब इसमें बैलेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको एक और रहता है NaLOH ऐसा कुछ रहेगा, तो उसमें बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये रहेगा 2 इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 2 ही मेटल है जो 2 मेटल है के अलावा और भी कुछ मेटल होगा जो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट कर सकता है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट मेटल आपके पास है, जिंक और अल्युमिनियम। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। अब ध्यान देना, चलते हम लोग कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मेटल कार्बोनेट का बात कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे ना, अगर मेटल कार्बोनेट को आप हीट करते हो, ठीक है, तो एक टूट के यानी ब्रेक करके क्या बनेगा? एक मेटल ऑक्साइड में टूट जाता है और प्लस CO2 गैस इवॉल्व करता है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप 1। यहाँ पे एक ग्रुप लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का मेटल छोड़ दो, यानी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीएम कार्बोनेट, इन सबको हीटिंग करने से क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? चलो, नो रिएक्शन। यानी ग्रुप 1 का मेटल कार्बोनेट टूटता नहीं है। उसके अलावा सारा कार्बन कैसे ब्रेक करेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में वो ब्रेक कर जाता है। हाँ, ग्रुप वन में लिथियम टूट जाता है, लिथियम टूट जाएगा, तो लिथियम का कार्बन ब्रेक कर जाता है। तो ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़ के बाकी सारा कार्बन ब्रेक नहीं करेगा।
तो लिथियम का जो कार्बोनेट होता है तो बाकी मेटल कार्बोनेट की तरफ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ऐसा होगा, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा चलो, तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है चलो, तो Li2O तो लिथियम ऑक्साइड होगा Li2O। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा नोट्स में रेक्टिफाई कर लेना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, इस तरह से ब्रेकेज ऑकर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जब भी मेटल कार्बोनेट रहेगा तो ग्रुप 1 का कार्बोनेट में ब्रेक मत करना। ग्रुप 1 में लिथियम का ब्रेक कर जाएगा, और कैसे ब्रेक करेगा, तो कार्बोनेट ब्रेक करता है ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक करेगा, अपने ऑक्साइड्स में NCO2 में ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ध्यान दे, जब हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट में ही, तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो मेटल कार्बोनेट है वो बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब मरकरी हो गया, ठीक है, आपका सिल्वर हो गया, तो उन सब का जो कार्बोनेट होता है तो उसका कार्बोनेट भी ब्रेक ऐसे ही करेगा। हीट करोगे तो पहले ऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, और फर्दर ऑक्साइड को ज्यादा हीट कर दिए, तो ऑक्साइड को ज्यादा हीट कर दो तो ऑक्साइड से मेटल बाहर निकल जाएगा, तो प्योर मेटल बाहर निकल जाता है, मेटल बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अलग हो गया, उससे ऑक्सीजन आपका सेपरेट हो चुका है। सिमिलरली बात करेंगे सिल्वर कार्बोनेट का, तो पहले क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2 बना, ज्यादा हीट करने क्या हो, सिल्वर बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, आपका ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेटल कार्बोनेट का हीटिंग आप समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का, बात कर रहे हैं हम मेटल बाइकार्बोनेट्स का, तो ध्यान देना। तो अगर मेटल बाइकार्बोनेट का बात कर रहे हैं, तो आप मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो आपका बनेगा क्या, तो पहले बनता है बच्चे लोग, पहले बनता है वो मेटल कार्बोनेट में जाएगा और H2NCO2 बनेगा, H2NCO2 बनेगा, ठीक। अब मेटल कार्बोनेट फिर से टूटेगा, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, तो मेटल कार्बोनेट टूटता है किस में, मेटल ऑक्साइड में टूटता है, NCO2 में ब्रेक करता है, NCO2 में ब्रेक करता है, ठीक। अब इसमें भी ध्यान देना कि अगर मेटल कार्बोनेट में ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा तो उसको मेटल ऑक्साइड में फर्दर मत भेजना, यानी अगर ग्रुप 1 का मेटल कार्बोनेट फॉर्म कर गया होगा उसको आप मेटल ऑक्साइड में नहीं भेजोगे। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो मेटल बाइकार्बोनेट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ग्रुप 1 का मेटल बाइकार्बोनेट होता, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बस वो यहाँ तक जाता, सोडियम कार्बोनेट तक जाता, यहाँ तक जाएगा, उसके अगले स्टेप पे नहीं जाएगा, ठीक है। लिथियम को छोड़ देगा, लिथियम का कार्बोनेट ब्रेक कर जाता है, लिथियम के अलावा बाकी जो भी कार्बोनेट अगर बनता तो फर्दर ब्रेक नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग मेटल नाइट्रेट का, अगर हम बात करते हैं आपको मेटल नाइट्रेट का, तो मेटल नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, प्लस NO2 बनेगा, प्लस O2 बनेगा, प्लस N2 बनेगा, प्लस O2 बनेगा, ठीक है। इसमें भी इस तरह का हीटिंग कौन नहीं देगा, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट्स इस तरह से हीटिंग नहीं देगा, ग्रुप 1 का मेटल है इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 में अगर सोडियम नाइट्रेट का बात कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम हो और क्या हो सकता है बच्चे लोग, सोडियम है, पोटेशियम, यानी जो ग्रुप 1 का है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ग्रुप 1 का नाइट्रेट है, और यहाँ पे जो M है, M बिलोंग कर सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब। तो इसको हीट जब करोगे ना, इसको जब हीट करोगे आप लोग, ये बनता है मेटल नाइट्राइट, यानी MnO2 बनेगा और प्लस O2 निकलेगा, यानी इसमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट से क्या बनता है, मेटल नाइट्राइट फॉर्म करेगा, प्लस O2 बनेगा, ये आपको याद रखना है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का नाइट्रेट्स इस तरह से ब्रेक करता है। इसमें लिथियम एक्सेप्शन है, मतलब लिथियम बाकी की तरफ फॉलो करेगा, लिथियम है वो बाकी की तरफ फॉलो करता है बच्चे लोग, बाकी तरह कैसे फॉलो करेगा, तो ध्यान देना, अगर लिथियम का नाइट्रेट होगा तो लिथियम का नाइट्रेट क्या होगा चलो, तो लिथियम का नाइट्रेट ऑक्साइड में जाएगा, तो फिर से यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ, उसको आप रेक्टिफाई कर लोगे, ठीक है। तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Li2O। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, प्लस NO2 बनेगा, प्लस O2 बनेगा, तो सेम तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक। ये रहेगा, इसमें हम लोग बात कर चुके थे
इस तरह से कौन ब्रेक नहीं करता है? तो ग्रुप 1 का अगर नाइट्रेट होगा, ग्रुप 1 का नाइट्रेट होगा कौन सा? सोडियम का, पोटेशियम का, तो उसको हीट करोगे तो उसको हीट करने से क्या बनता है? मेटल नाइट्राइड फॉर्म करेगा, MnO2 बनता है प्लस O2 बनेगा। यहाँ पे मेटल क्या क्या होगा चलो तुम बता चुके हैं आप लोगों को क्या क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, ये होने वाला आपके साथ। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट हम बात करते हैं जिंक प्लस एनओएच। तो ये तो हम बता चुके आपको, जिंक प्लस एनओएच पे क्या बोले हैं? Na2ZnO2 प्लस H2 बना देना। अल्यूमिनियम प्लस एनओएच में क्या बोले हैं? आसान करने के लिए, सिंपल के लिए बोले हैं Na3LO3 बना देना और H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए FeSO4, FeSO4 बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ये इकलौता सॉल्ट है जिसके हीटिंग से दोनों सल्फर का दोनों ऑक्साइड इवॉल्व करता है, सल्फर का दोनों ऑक्साइड इवॉल्व करता है। FeSO4 का हीटिंग से SO2 भी बनेगा और SO3 भी बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इकलौता सल्फेट है जिसकी हीटिंग से दोनों सल्फर का दोनों ऑक्साइड इवॉल्व करता है, सल्फर का दोनों ऑक्साइड इवॉल्व करता है। जनरली क्या होता है, अगर मेटल सल्फेट को आप हीट करोगे तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 गैस निकलता है, प्लस SO3 गैस निकलता है। ठीक है, बट FeSO4 में क्या होगा? दोनों 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 ऑक्साइड निकलेगा। और बात करते हैं लिथियम सल्फेट का, तो लिथियम सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस 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 SO3 गैस निकलेगा। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा? तो फिर से ग्रुप 1 का एलिमेंट्स कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उनका सल्फेट का हीटिंग से नो रिएक्शन। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक्सेप्ट क्या होगा, तो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम का जो सल्फेट होगा उसमें क्या होगा? उसमें आपको नो रिएक्शन करना। उसमें चलो क्या करना आपको? उसमें करना है नो रिएक्शन। यहाँ पे करना आपको नो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे। इसमें लिथियम नहीं है, लिथियम का सल्फेट ब्रेक कर जाता है, तो लिथियम का सल्फेट ब्रेक कर जाएगा, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये रहेगा आपका हीटिंग का सारा रिएक्शन टाइप जो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में बस बता देगा कि हाँ हीट कर रहे हैं, अब हीट करके क्या निकलेगा आपको पता ही नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? तो जब तक इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। तो आपका लिए सबसे अच्छा बात क्या है कि इसको आपको दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना है। इतना जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसको थोड़ा सा आप सेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे उसका टाइप होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब क्या होता है? सिंपल बर्निंग। कंबशन का सिंपल मतलब क्या है? बर्निंग, बर्न करना। ठीक, तो जब बर्न करना सिंपल मतलब है, तो जब तो सिंपल सा बात देखो कि अगर कार्बन जलेगा तो कार्बन जब जलता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो सबसे फंडामेंटल रिएक्शन क्या अपने पास है? तो फंडामेंटल रिएक्शन अपने पास है CO2 का बर्निंग, कार्बन का बर्निंग, तो C+O2 गिव्स CO2। और हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन जल के क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये दो फंडामेंटल है, ये दो आपके पास फंडामेंटल है। तो ये दो फंडामेंटल समझ में आ गया आपको। अब इस फंडामेंटल से बाकी कोई भी बर्निंग को हम लिंक कर सकते हैं, कोई बर्निंग को हम लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान दो, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राइट कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, राइट कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, तो ध्यान देना मीथेन है CH4, इसका कंबशन लिखना है मेरे को। तो आप ध्यान देना कि आपको पता है कि कार्बन जो है कहाँ जाएगा? CO2 में जाएगा, ये जाएगा CO2 में। और जो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ जाएगा? H2 में जाएगा। तो उसको बनाने के लिए दिया पहले, तो C जाएगा CO2 में और H जाएगा H2 में। कंबशन इक्वेशन और कुछ नहीं बोला रहे, अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, तो कंबशन इक्वेशन का जो CO2 है उसका फेज गैस होगा और वाटर का फेज लिक्विड होता है। और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो वाटर का कंबशन का वाटर में लिक्विड बना देना आप। ठीक है, वाटर, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन करने का मतलब क्या होता है, आपका कंडीशन होता है 298 केल्विन, 298 केल्विन पे वाटर का स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे डालना O2। अब देख यहाँ पे आपके राइट में, पहले बैलेंस करना कार्बन और हाइड्रोजन को। तो कार्बन 1 है तो ये कहाँ बैलेंस हो चुका है? कार्बन ऑलरेडी। अगला हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना? लेफ्ट में 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करेंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन देखो, राइट में ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है? तो राइट में ऑक्सीजन 4 यूज हुआ है, तो लेफ्ट में भी 4 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में 4 करने के लिए क्या करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका CH4 का एक कंबशन इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इथेन का कंबशन कैसे लिखेंगे। इथेन का कंबशन लिखना आपको, तो इथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6।
अब देख कार्बन से जाएगा CO2 और एस से जाएगा क्या H2O, हाइड्रोजन जाएगा H2O में, तो बना के लिख दिया पहले हम। अब देख कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और हाइड्रोजन क्या 6 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन 6 हो जाए। अब क्या है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर। तो राइट में ऑक्सीजन कितना है, तो राइट में ऑक्सीजन आपके पास 4 + 3 7 है, और लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ भी 7 7 करना पड़ेगा। तो 7 करने का तरीका क्या है, क्योंकि 2 ऑलरेडी अंदर में है तो बाहर में लगा दो 7/2। तो इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट में भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 करने का मतलब क्या है कि अंदर का जो O2 का 2 है जो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इथेन का कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। ठीक, तो ये रहेगा आपका इथेन का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि नहीं हमको फॉर्म इथेनॉइक एसिड CH3COH का कॉम्बिनेशन लिखना है, तो बहुत सिंपल है ना, इसका कॉम्बिनेशन लिखना चाहते हो तो फिर से क्या होगा, अब काउंट करो कार्बन कितना है, तो कार्बन 2 है, 2 है तो CO2 बनेगा, और कितना बनेगा 2 बनेगा, जितना कार्बन उतना CO2 बनेगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन देखो कितना है, तो हाइड्रोजन 4 है, तो अगर पास 4 हाइड्रोजन होगा तो वाटर में जाएगा, और वाटर में 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका, तो आपका हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस करके हम बना दिए। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ध्यान देना आपका राइट में ऑक्सीजन कितना है, तो राइट में ऑक्सीजन 6 है, राइट में ऑक्सीजन कितना है 6 है, और लेफ्ट में ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 आपके पास है, 2 आपके पास कहाँ पे है, तो इथेनॉइक एसिड में 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो राइट में 6 और लेफ्ट में यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो बचा कितना, बचा हमको 4 डालना है, तो 4 डालने के क्या करेंगे, O2 में 2 लगा देंगे, O2 में 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंबशन इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर सकते हैं, इस तरीके से हम कंबशन इक्वेशन को लिख के हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया सर। चलो कंबशन इक्वेशन के बारे में, कंबशन इक्वेशन और उसका बैलेंसिंग कैसे करना है, उसका बैलेंसिंग कैसे करना है। ठीक है।